हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वां लेक्चर हमारा आज है 15th लेक्चर। और आज हम लोग लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 14th लेक्चर तक सारा कुछ देख लिया होगा। और मैंने 14th लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए कुछ बातें मैं रिपीट कर देता हूं 2 मिनट के अंदर, फिर मैं आगे की बात शुरू करता हूं। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का प्रोड्यूस होना। मेरा सबसे पहला सवाल उसमें यह था कि कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है। दूसरा सवाल था कि क्यों प्रोड्यूस होता है? तो मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से करंट पैदा होती है और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होती है। अच्छा, मैं हर लेक्चर की शुरुआत में आपको याद दिलाता हूं, तो फिर से याद दिला दे रहा हूं कि आप जब भी वीडियो लेक्चर से पढ़ाई किया करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अनुशासित होकर बैठिए। टेबल चेयर पे बैठिए, नोट्स कॉपी बाकायदे ले करके बैठिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं ना, टीचर के डर से बैठते हैं। अब यहाँ तो टीचर का डर नहीं है, लेकिन आपको स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। राइट, ये कह लीजिए आपकी मजबूरी है या आपकी ज़रूरत, दोनों में से कुछ भी आप कह लीजिए। तो इसलिए ऐसे बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जहाँ भी लगता है कोई पॉइंट नोट करना चाहिए, आप फौरन नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए सुविधा है। जब भी जितनी भी देर का लेक्चर हो, कंसिस्टेंटली बैठ करके पढ़ाई करिए। ये नहीं कि बीच में उठ गए, चलो कुछ खा भी आते हैं, चलो आओ बाथरूम हो आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आई होप आप सब काफ़ी समझदार हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो बात करते हैं आगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया था। तीसरा मैंने आपको बता दिया था कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। ईएमएफ की वैल्यू आपको याद आ रही होगी, वैल्यू आई थी d∅/dt, है ना, याद आ गया। d∅ टोटल बाय में dt थी, और जो उसकी वजह से करंट और चार्ज सबकी वैल्यू पे बात हो चुकी थी। एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराते हैं किसी कॉइल के अंदर, किसी क्लोज लूप के अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है। राइट, आइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात करते हैं। यहां पर डायरेक्शन को निकालने के लिए भाई और बहनों, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए आपको यहां पर सीखना पड़ेगा लेंज लॉ के बारे में। किसके बारे में? लेंज लॉ। अगर आप किसी भी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट पैदा करने की जो घटना है, उसके दौरान करंट के डायरेक्शन को जानना चाहते, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को जानना चाहते हैं भाई और बहनों, तो आपको लेंज लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल यह है कि यह लॉ कहता क्या है। यह लॉ क्या कहता है? यह लॉ कहता है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज करते हैं, किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो जिस वजह से फ्लक्स चेंज होता है उसी वजह का अपोज करता है। जिस वजह से चेंज होता है उसी वजह का अपोज करता है। एक सिंपल सी बात है। देखिए, ये कोई बड़ी बात लेंज ने नहीं बताई थी, है ना। जिस वजह से पैदा होता है उसी वजह का अपोज करेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर थोड़ा लेंज लॉ को और डिस्क्राइब करता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक कॉइल है, कोई भी एक कॉइल ले लीजिए, है ना। आप कैसा भी कॉइल ले सकते हैं, सोलेनॉइड वाला ले लीजिए। ठीक, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ भाई और बहनों। अगर आपने मैग्नेट को यहां पर रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है आपका, इधर के बजाय इधर रख देते हैं, ये लो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई और बहनों, यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मौजूद होंगी। अब आप एक बात देख पा रहे हो
कि इस कॉइल के अंदर इस कॉइल से फ्लक्स लिंक है। अगर मैं इस मैग्नेट को मूव कराने लग जाऊं राइट साइड में, राइट साइड में मूव कराने लग जाऊं, तो क्या होगा? इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और अगर इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट बनेगी। कॉइल में करंट ऐसे बनेगी कि वजह का अपोज करे। अब देखिए, वजह को हमें समझना पड़ता है ना, वजह को हमें समझना पड़ता है। समझिएगा थोड़ा सा, मैं दो तरीके से वजहों को समझाता हूं। एक तो मैं आपको पहले टेक्निकल बात समझाता हूं कि वजह क्या हो रही है, और फिर देसी बात समझाता हूं। वजह यह हो रही है कि जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। भाई, फ्लक्स चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था NBA cos थीटा में से कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो यहां B चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये दूर जा रहा है B कम होता जाएगा। अब B का डायरेक्शन ये है भाई और बहनों, जो मैग्नेट का है। तो इस कॉइल की जिम्मेदारी है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, क्योंकि जब आप इसको लेके जा रहे हो तो फ्लक्स चेंज होने की वजह है B का कम होना। तो जब B कम होगा भाई और बहनों, B की वैल्यू कम होगी, तो ये जो कॉइल होगा इसमें ऐसा करंट पैदा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। यानी ये जो कॉइल है इसकी करंट भी इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। कॉमन सेंस है। इस कॉइल की करंट भी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। अब इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी, आप सोच करके देखिए। अगर कॉइल यूं है तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में पैदा करना है, तो क्लॉकवाइज करंट जानी चाहिए। इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो इधर पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझो, हम इस मैग्नेट को दूर लेके गए, ठीक है, बी की वैल्यू कम होगी। क्या बी का डायरेक्शन ये है? अगर बी का डायरेक्शन ये है, बी की वैल्यू कम होगी, तो इसका करंट इस बी की वैल्यू को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? इसका करंट, इसमें जो इंड्यूस करंट आएगी वो इसी डायरेक्शन में बी पैदा करेगी। और कोई भी कॉइल अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक करंट ऐसे आएगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आएगी। यहां से देखोगे, अगर आप अपनी आंखें यहां पर रखे हो तो अगर आप यहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट जाएगी, तभी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो क्लॉकवाइज जाने का क्या मतलब हो गया? क्लॉकवाइज करंट जाएगी, इसका मतलब यहां से करंट क्या जाएगी? क्लॉकवाइज। और यहां क्या मिलने वाली? फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा मिलेगी। अच्छा, क्लॉकवाइज अगर करंट जाती है तो कौन सा पोल हो जाता है? साउथ पोल। और इधर क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल। यानी इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगी कि ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ में आ गया? हां, थोड़ा मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं। वो कैसे, समझिएगा। जब आप इसको दूर लेकर के जा रहे हो, वजह क्या है इसका दूर जाना? ना ये दूर जाता ना फ्लक्स चेंज होता। तो ये कॉइल क्या करेगा? इसको दूर नहीं जाने देगा। दूर नहीं जाने का मतलब अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कैसे करेगा? ये नॉर्थ पोल है तो यहां से क्या बन जाएगा? साउथ पोल। तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ पोल। मैंने दो तरीके से आपको बताया। पहला तरीका ये बताया जो हकीकत है, या कह लो जो टेक्निकल बात है, कि जब दूर लेकर के जाओगे मैग्नेट तो बी की वैल्यू कम होगी। इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि बी को बढ़ाए। बी को बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में फील्ड पैदा करे, और इस डायरेक्शन में फील्ड पैदा करने के लिए जरूरी है कि इसमें क्लॉकवाइज करंट जाए। दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं, इसका दूर जाना ही फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो इसको दूर नहीं जाने देना, इसको खींचना। कहां जा रहे हैं? तो अगर ये नॉर्थ पोल है यहां पर, तो ये साउथ पोल बनेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। और अगर इधर से ये साउथ पोल बना तो करंट क्लॉकवाइज जारी होगी, क्योंकि याद होगा कॉइल में जब करंट क्लॉकवाइज जाती है तो वो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो नॉर्थ पोल बनता है। भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है कि जिस वजह से करंट पैदा होगी उसी वजह का विरोध करेगी। मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, इसे आप समझ जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग हैं, राइट, और दो लोगों में ये तय हुआ है कि एक के पास एनर्जी है और वो एनर्जी दूसरे को देना चाहते हैं। जैसे मैं भी बुलाता हूं, आ जाइए इधर, तो आइए स्क्रीन में, आइए, ऐसे ही आ जाइए, बिना मास्क के ही आ जाइए, ठीक है। तो
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एनर्जी तो वैसे दोनों में से किसी के पास नहीं, लेकिन मेरे पास मान लीजिए ज़्यादा एनर्जी, और तय हुआ है कि मैं इनको ऊर्जा दूंगा। इनके पास है लेकिन कम ऊर्जा है, तो मैं इनको ऊर्जा दूंगा। ठीक है, मैं इनको एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। अब इनको एनर्जी जैसे ही मैं ट्रांसफर करने गया, तो मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? मैं डायरेक्ट ऐसे तो करूंगा नहीं, टू शक्तिमान की तरह, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इनके ऊपर फोर्स लगा करके वर्क करना पड़ेगा। आई हैव टू डू वर्क ऑन दिस बॉडी। तो मैं क्या करूंगा? अब जाऊंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा। अब जैसे ही मैं फोर्स लगाने गया और ये चल दें, थोड़ा चलने लगी, तो मेरी ऊर्जा इनको ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मैं इनको फोर्स लगाना चाहता हूं लेकिन ये लेना ही नहीं चाह रहे। दूसरा केस, मान लीजिए मैं एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता हूं और ये चुपचाप खड़े थे और मेरे हाथ का इन्होंने विरोध कर दिया, तो इन्हें ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति या एक बॉडी, एक सिस्टम दूसरी बॉडी या सिस्टम को एनर्जी देना चाहता है, तो दूसरी बॉडी को पहली बॉडी का विरोध करना पड़ेगा, तभी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। बैठ जाइए, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए विरोध करना तो लाजमी है। और यही एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी। वो अपने आप तो एनर्जी कोई पैदा नहीं करेगा ना भाई। ये जो कॉइल होगा, कोई भी कॉइल आप उठाओगे तो कॉइल अपने आप थोड़ी ऊर्जा पैदा करेगा ना, बिल्कुल ना जी, कॉइल ऊर्जा पैदा नहीं करेगा। यहां से मैग्नेट लेकर के जाओगे, जब मैग्नेट लेकर के आओगे तो इसकी ऊर्जा इसको मिलने वाली है, लेकिन जब इसकी ऊर्जा इसको मिलेगी तो ये इसका विरोध नहीं करेगा। बिना विरोध के ऊर्जा ट्रांसफर नहीं है, या ऊर्जा कन्वर्जन नहीं होता है। एनर्जी कंजर्व होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है, और एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसका ये बात कहां से पता चली? क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी अपने आप नहीं पैदा होगी, एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंज लॉ किस पे आधारित है, तो आप कहोगे लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ की वैल्यू डी फाई टोटल बाई में dt, यही तो पढ़ा था आपने फैराडे के नियम में। क्यों? 14वें लेक्चर में, 14th लेक्चर में, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। मैं यहां एक माइनस लगा दे रहा हूं, और माइनस साइन ये बताता है कि ये जो ईएमएफ है वो जिस वजह से पैदा होता है उसका विरोध करता है। दूसरे लफ्जों में ये निगेटिव लाइन जो साइन है, यहां पर निगेटिव साइन जो मौजूद है, ये लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। किसको? लेंज लॉ को। तो इस पूरे सेंटेंस को हम एक नया नाम दे सकते हैं, फैराडे लेंज लॉ। क्या कहते हैं भाई और बहनों? फैराडेज लेंज लॉ। बहुत अच्छी बात है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो फिर करना क्या है? डायरेक्शन अगर निकालना है करंट का, डायरेक्शन अगर निकालना है करंट का, तो करना क्या है? सिंपल वजह ढूंढ लेनी है जी, और वजह का अपोज कैसे होगा ये समझ लेना है। काम हमारा खत्म, काम हमारा खत्म। हमें वजह ढूंढनी है और वजह का अपोज करना है, समाप्त। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल से करवाता हूं। क्वेश्चंस के लिए मैं अगला लेक्चर फुल्ली न्यूमेरिकल का है, लेकिन फिर भी लेंज लॉ पे कई एक क्वेश्चंस की सीरीज है, वो मैं आपको कराता हूं। थोड़ा सा आपको इससे हौसला मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि ये लॉ लगता कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक वायर है और इस वायर में जा रही है करंट, ठीक। और भाई और बहनों, इसके बाजू में एक कॉइल रखा है। क्या इस कॉइल में इंडक्शन होगा? जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट जो होगी वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगी, पर यह मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ नहीं बदलेगी। और जब समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही, एरिया नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब इस कॉइल से फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा। और फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो काहे की ईएमएफ और काहे की करंट? इम्पॉसिबल, राइट। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं ये करंट बढ़ती हुई दे दूं, इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग करंट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर आप बढ़ती हुई करंट देंगे
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वायर की वजह से ये भी बढ़ रही होगी। और बी का बढ़ना यानी फ्लक्स का चेंज होना। चेंज का मतलब बढ़ना या घटना, कुछ भी हो सकता है। यहां बढ़ रहा है, हम क्या कहें, NBA cos थीटा। बी का बढ़ना यानी बी का चेंज होना, और बी का चेंज होना इसका मतलब बी का चेंज होना यानी फ्लक्स का चेंज होना, यानी इस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रही है। ये जो कॉइल आपको दिख रही है रेड वाली, इससे फ्लक्स चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है जी। क्यों? क्योंकि बी चेंज हो रहा है। बी चेंज हो रहा है, बी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें करंट ऐसी आएगी कि बी को घटाएगी। विरोध करना है ना, बी को घटाए। बी इनवर्ड है, इसकी वजह से इनवर्ड ही फील्ड आएगी। तो इस कॉइल में जो करंट आएगी वो आउटवर्ड फील्ड पैदा करेगी। अब इस कॉइल में करंट कैसे आए कि आउटवर्ड पैदा हो? ये देखो यूं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें करंट कैसे जाने वाली? इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस्ड, कैसे जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको वजह ढूंढनी है, वजह ढूंढ के वजह का विरोध कर देना है, आपको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा भाइयों और बहनों। समझ में आ गया है? आई होप आपको कोई समस्या इस वाले क्वेश्चन में नहीं हुई। और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखते चलिए। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है जो आप के लिए है। ठीक है, अब आइए और बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कि 3 कॉइल मैं ले रहा हूं आपके सामने। एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, और एक कॉइल ये है। ये तीनों कोएक्सियली रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? कोएक्सियली। कोएक्सियली समझते हैं? ये समझ, कोएक्सियली मतलब एक ही एक्सिस है, मतलब यूं यूं यूं। और जो ऑब्जर्वर है भाई और बहनों, वो यहां बैठा हुआ है, अपनी आंखें यहां गड़ा के बैठा हुआ है। ठीक, ये है ऑब्जर्वर की आंखें। ब्लू बन गई, नशीली आंखें होंगी, हो सकता है। ठीक, ये 3 अपना कॉइल है। एक कॉइल का नाम मान लो ए है, एक कॉइल का नाम मान लो बी है, एक कॉइल का नाम मान लो सी है। इस कॉइल को ये जब देखता है तो इसको दिखता है कि इसमें इसको क्या दिखता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। और इस कॉइल को हम इधर की ओर मूव कराते हैं। तो इसमें और इसमें सबसे पहला सवाल है कि करंट इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, और अगर करंट इंड्यूस होगी तो इस ऑब्जर्वर को किधर दिखाई देगी? ठीक है, इस ऑब्जर्वर को किधर दिखाई देगी? ठीक, राइट? तो बताया जाए। चलो, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। सोच के देखिए, क्यों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी? क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो इधर से ये कौन सा पोल बना? एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल, और इधर से ये साउथ पोल बना। अरे ये कॉइल अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये नॉर्थ पोल हुआ कि नहीं हुआ? और इधर से कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल हो गया। ठीक, अब आप इसको मूव कराओगे तो इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? सोचो ना, जैसे जैसे करीब जाएगा तो इसके करीब बी बढ़ता चला जाएगा। ये कॉइल क्या करेगा? इसमें ऐसी करंट पैदा होगी कि इसके आने का विरोध करेगी, इसके आने का विरोध करेगी। अब इसके आने का विरोध कैसे हो सकता है? अगर ये इधर से नॉर्थ पोल है तो ये इधर से भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों? सोचो, ये कॉइल अगर इसके करीब जा रहा है और ये इधर से नॉर्थ है तो ये भी इधर से क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ऐसी करंट आएगी कि इसमें नॉर्थ बन जाएगा, तभी तो नॉर्थ आने नहीं देगा कि कहां आ रहे हो हमारे पास। तो इधर से ये नॉर्थ बन जाएगा, इधर से ये साउथ बन जाएगा। यानी जिधर ऑब्जर्वर की आंखें हैं उधर की तरफ ये साउथ बन जाएगा। साउथ बनने का मतलब क्लॉकवाइज करंट, यानी इसको क्या ऑब्जर्व होगा? क्लॉकवाइज करंट।
ए में क्लॉकवाइज करंट ऑब्जर्व हो जाएगी, सिंपल है। अच्छा, ये कॉइल इससे दूर जा रहा है, जब सी से दूर जा रहा है तो सी के पास बी की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को ये बढ़ाएगा, या तो ये कह लीजिए या तो ये कह लीजिए कि अगर ये दूर जाएगा तो कहेगा कहां जा रहे हो, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा कि तुम कहां जा रहे हो। अगर इस कॉइल को इधर से देखो तो ये क्या है, साउथ, तो ये क्या बन जाएगा, इधर से नॉर्थ और इधर से साउथ। समझिएगा, ये जो बी वाला कॉइल है इधर से नॉर्थ है और इधर से साउथ है। अब ये भाग रहा है तो साउथ अगर भागेगा तो ये वाले कॉइल का इधर वाला, इधर से जो है वो नॉर्थ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इधर से ये नॉर्थ बन जाएगा और इधर से ये साउथ। अच्छा, उस ऑब्जर्वर को यही तो दिखाई देगा, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई इस ऑब्जर्वर को ए में और सी में करंट किधर दिखाई देगी, तो ए में दिखाई देगी क्लॉकवाइज और सी में दिखाई देगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है सबको कि किस तरीके से हो रहा है, आप सबको क्लियर होगा, डेफिनेटली आप इसे देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। वही बात है, रीजन ढूंढना है, रीजन ढूंढना है और रीजन ढूंढने के बाद रीजन का अपोज कर देना है। एक और सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, देख लो क्या है। एक कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब कॉइल को आप मान सकते हैं कॉइल यूं है, कॉइल को जैसे मैं बताता हूं आपको, कॉइल जो है वो यूं है, इट्स लाइक दैट, और ऊपर से एक मैग्नेट छोड़ा जा रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी से कम या जी से ज्यादा, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल यह है अगर जी से कम होगा या जी से ज्यादा होगा तो क्यों होगा। आइए बात करते हैं, जब हम मैग्नेट ऐसे हैं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, ये रहा मैग्नेट कर रहा होगा। जब ये मैग्नेट गिरेगा तो कॉइल जहां पर है उससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। जब ये गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा, भाई लाइनें मैग्नेट के पास ज्यादा होती हैं, दूर जाने पे कम होती है, तो कम थी, अब जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा वैसे वैसे कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। और अगर कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स भाई और बहनों बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें ईएमआई होगा, करंट इंड्यूस होगी, वजह का अपोज करेगी। वजह क्या है, या तो कह लीजिए बी का बढ़ना या कहिए इसका नीचे गिरना। तो इसका नीचे गिरने का ये विरोध करना शुरू कर देगा, इसमें करंट ऐसी आएगी कि इसके नीचे गिरने का विरोध करे, इसमें करंट ऐसी आएगी कि नीचे गिरने का विरोध। कैसे विरोध हो सकता है, अगर इधर से ये नॉर्थ बन जाए, इधर से ये साउथ बन जाए, यानी ऊपर इधर से ये नॉर्थ बन जाए, यहां से ये नॉर्थ बन जाए, यहां से ये नॉर्थ बन जाए। नॉर्थ बनने का मतलब अगर ऐसे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जानी चाहिए ना, ऊपर से देखोगे तो कैसी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इसने रिपल्शन शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये कॉइल नहीं होता तो मैग्नेट तो धड़ाधड़ गिर रहा होता, कितना फोर्स लग रहा होता, mg, धरती मां का फोर्स लग रहा होता, mg फोर्स लग रहा होता और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिर रहा होता। लेकिन चूंकि इसमें भी करंट आ गई तो यहां एक रिपल्शन आ गया, इस रिपल्शन की वजह से नीचे गिरने वाला फोर्स, नेट फोर्स कम हो गया कि नहीं कम हो गया, तो इसका नेट एक्सेलरेशन भी g से कम हो जाएगा। यानी अगर ये मैग्नेट गिर रहा होगा तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन g से कम होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कहानी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, अब ये मैग्नेट जो है यहां, चलो फिर से बनाते हैं, ये मैग्नेट इसको पार करके इस पार चला गया है, नॉर्थ नीचे था। अब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कि अभी भी फ्लक्स चेंज होगा भाई और बहन। क्यों फ्लक्स चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा, सोचो बी कम होता जाएगा कि नहीं यहां पर, तो फ्लक्स अगर चेंज होगा,
यानी ये दूर जा रहा है, अब इसको दूर नहीं जाने देगा, कहेगा कहां जा रहे हो। तो अगर ये साउथ पोल है तो ये इधर से नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर से साउथ बन जाएगा। भाई ये रहा कॉइल और ये गिर रहा होगा, तो ये साउथ पोल है ना, तो इसको कहेगा तुम कहां जा रहे हो, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए इधर से ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ऊपर से साउथ। तो ऊपर से अगर साउथ बनेगा तो क्लॉकवाइज करंट जा रही होगी, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएगी। इसके पहले वाले में शायद एंटी क्लॉकवाइज मैंने ऐसे बना, इसके पहले वाले में कैसे जा रही थी, एंटी क्लॉक, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और अभी कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज। अच्छा इसका क्या होगा, फिर वही बात है, mg लग रहा होगा नीचे, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा होगा। अगेन इसकी वैल्यू g से कम आएगी एक्सेलरेशन की, ठीक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g से कम आई, सिंपल है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक और देख लो, नीट का क्वेश्चन है, बाकी तो मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस कराऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है और यहां पर एक पैसेज है, ठीक है, एक पैसेज है, ये रास्ता है, ये वायर वायर नहीं है भैया, ये रास्ता है, ठीक है, चाहो तो आप इसको ठीक, एक रास्ता है, एक इलेक्ट्रॉन है भाई और बहनों, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए जा रहा, दंदनाते हुए, ठीक। इस कॉइल के बारे में पूछते हैं कि इस कॉइल का क्या हाल होगा, ठीक, इस कॉइल में करंट किधर पैदा होगी, ठीक है, तो आपको बताना है इस कॉइल में करंट किधर पैदा हो, बताया जाए क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी इलेक्ट्रॉन यहां है, मैं इस छोटे से टुकड़े को पकड़ता हूं, अगर आप देखें तो उसकी वजह से करंट यूं है I, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन करीब आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि भाइयों और बहनों ये जो करंट का निर्माण हो रहा है, यानी आप एक काम कर सकते हैं, इतने से रास्ते को एक वायर की तरह ट्रीट कर लीजिए, हालांकि वायर वायर है नहीं, इलेक्ट्रॉन दंदनाते हुए भाग रहा है, आप छोटे से टुकड़े को ले लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें करंट है और करंट इधर की तरफ है और ये करंट धीरे धीरे भाग रही इधर की तरफ, ऐसे समझ लो, कॉइल के करीब जा रही है। ये मान लीजिए एक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग, करंट ये ऐसे ऐसे भाग रही है, यानी धीरे धीरे इसके करीब आ रही है। करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा, किधर पैदा करेगा, इनवर्ड, देखो क्योंकि करंट यूं बन रही है तो इनवर्ड पैदा करेगा। यहां पर यह मैग्नेटिक फील्ड आया है B ड्यू टू करंट या इलेक्ट्रॉन, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बन रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये करीब होगा, यहां तक ये करीब होगा, इसके बाद ये दूर होना शुरू हो जाएगा। तो सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बन रहा है धीरे धीरे करीब आएगा तो B बढ़ेगा ना, क्यों, अरे करंट एलिमेंट अगर करीब होता जाएगा तो B की वैल्यू बढ़ेगी, अगर B की वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, क्यों, फ्लक्स चेंज हो जाएगा और करंट ऐसी इंड्यूस होगी कि इस B को घटाए। इस B को घटाने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। कैसे फ्लो करना पड़ेगा भाई और बहनों, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने की वजह से ये कहानी हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। लेकिन जब दूर जाने लगेगा तब क्या होगा, दूर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही दूर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही दूर जाने लगेगा B की वैल्यू कम होने लगेगी, तो इसमें जो करंट आएगी वो B को बढ़ाएगी, और B को बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट आएगा, तभी तो B अंदर की ओर आएगा और B बढ़ेगा। भाई इसका जो इसमें जो करंट आएगा वो इस B को सपोर्ट करेगा, मतलब B की वैल्यू को बढ़ाएगा, वजह का अपोज होगा, B को बढ़ाएगा, तो B को बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट जाएगी। क्लॉकवाइज करंट का मतलब यूं जाएगी करंट, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट गई और फिर क्लॉकवाइज करंट गई। तो इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आएगा,
पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज जाएगा। देखिए, अपोज करने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ घटाना, अपोज करने का मतलब यह है कि जो वजह है उसका अपोज। अगर वजह घटना है तो बढ़ाएगा और बढ़ना है तो घटाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा अपोज शब्द से, अपोज का अंदर घटाएगा ही घटाएगा। तो लेंज लॉ और लेंज लॉ की कई बातें मैंने बता दी। आइए इसको मॉड्यूल में भी देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मॉड्यूल में सारी बातें लिखी हुई हैं। साइंटिस्ट लेंज ने डिस्कवर किया। लेंज लॉ स्टेट दैट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज और कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इफ द कॉइल एज, अब ये सब लिखा हुआ माइनस वगैरह साइन जो मैंने बताया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक, तो यहां पर भाई और बहनों हमने चारों सवालों का आपको जवाब दे दिया। पहला सवाल, कब प्रोड्यूस होगा, क्यों प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किधर प्रोड्यूस होगा। किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात कर ली। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। कॉइल में पैदा कराई थी हमने, आपको याद होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, यहां पर ना बता करके बोर्ड पे बता देता हूं। हमने क्या किया था, याद आ रहा होगा, एक ऐसे कॉइल लिया था और हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब लगाई थी। मान लो बी चेंज हो रहा है, ये बी जो है समय के साथ चेंज हो रहा है। चेंज होने की दर है dB/dt। ठीक, चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। इसकी वजह से मैंने बताया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। भाइयों बहनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती, इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती। अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड होगी, अगर आप कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड लेंगे भाई और बहनों, तो बिल्कुल जिस पॉइंट से चले हो अगर उसी पॉइंट पे लौट के आओगे तो, या जस्ट बगल में ही आओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पे अगर आ गए, चाहे कोई भी रास्ते से आए, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। पर यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है भाई और बहनों। कैसी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव है। यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईएमएफ, वो क्या होता है, माइनस एन कर लो या सीधे d∅/dt कर दो। ठीक, क्लियर है? तो जो ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको EDR लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन निगेटिव का, बराबर में माइनस d∅/dt। अगर आप देखें कंजर्वेटिव फील्ड होती तो पोटेंशियल डिफरेंस एडजेसेंट का जीरो आ जाता। आपको याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए E.dr या EDR जीरो नहीं आएगा बल्कि कुछ आया है। यहां से ये कैंसिल हो गया। E की वैल्यू हर जगह आपको सेम मिलने वाली है, E हमने वही ले लिया। और अगर मैं इसको पूरा इंटीग्रेट कर दूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो फील्ड लगी हुई है या ये जो कॉइल है उसका रेडियस r है, तो ये जो बनी फील्ड, ये सर्कुलर फॉर्म में फील्ड आपको दिख रही है। इस फील्ड का पूरा जो चक्कर लगाओगे तो कितना आएगा, ये चक्कर 2πr आएगा, बराबर में। अब इसको चाहे जैसे भी कर लो आप, जो भी कर लो, हमारा b कॉन्स्ट d/dt कर लो, nba कर लो। अरे cos थीटा में cos 1 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो माइनस से माइनस तो कट ही गया था, E। तो E इक्वल टू में n और a कांस्टेंट है, तो na dB/dt। एक तो ये हुआ
और नीचे कितना चला गया 2 पाई आर। ठीक, अगर देखा जाए तो जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। क्लियर है, समझ में आ गया। तब dB/dt Na सब कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बात याद रखनी है ना। उसके बाद फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है उसके आधार पे ही कैलकुलेशन करेंगे। यानी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था ईएमएफ बराबर में -d∅/dt, तो ईएमएफ की जगह आप कर दो इंटीग्रेशन ऑफ EDR विच इज इक्वल टू -d∅/dt। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। यह इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है भाई और बहनों, इसीलिए एडजेसेंट बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता है। एक बारी आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर फील्ड ऐसे चेंज हो रही हो तो E का और इस R का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमने बता दिया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर सकते हैं और समझदार और कोढ़ी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये आपके इसमें भी दिया हुआ, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। लाइन इंटीग्रल देखो, लाइन इन E.dl E इज इक्वल टू -d∅/dt, यही है, इसी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ठीक है, कहता है ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट ईच पॉइंट ऑफ सर्किल, इट इज टेंजेंशियल टू। अच्छा, बीइंग कंजर्वेटिव फील्ड्स being non-conservative field, so the concept of potential has no meaning of such field. This field is different from the conservative electrostatic by stationary charges. और ये सब आपको सब लिखा हुआ है, वही जो मैंने अभी कैलकुलेट कराया। ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिए कि एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आया भाई और बहनों। तो सारी बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कर ली, क्यों, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, सारी बातें हम लोगों ने यहां तक की कर ली है भाई और बहनों। ठीक, दो छोटे छोटे बिंदु हैं, इसी के बिंदु हैं, पॉइंट है, इसी पर मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने आपसे बात करी थी कि फ्लक्स को चेंज कराना है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। फ्लक्स चेंज कराना है, या तो N चेंज करो, या तो B चेंज करो, या तो A, या तो थीटा। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दो मैं आपके सामने सिचुएशन ले रहा हूं। एक सिचुएशन में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही दोनों सिचुएशन लेने वाले हैं, यानी दो सिचुएशन पे मैं चर्चा करने वाला हूं जहां पर मैं फ्लक्स चेंज कराने जा रहा हूं। राइट, फ्लक्स को चेंज कराने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला केस क्या है कि मैं कॉइल में ट्रांसलेटरी मोशन करा रहा हूं। कॉइल हैज ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखिएगा, ये दोनों जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं केस आपको, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को मूव करा रहे हैं। यानी आपके पास में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक देख लीजिए, क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कराएं तो उसमें कितना ईएमएफ पैदा होगा, होगा नहीं होगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं, बेधड़क बेझिझक। ये लो, ये याद रखना है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई तरह की परेशानी दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बी इज यूनिफॉर्म, बी इज सेम एवरीवेयर। यानी फ्लक्स में जो फ्लक्स का फॉर्मूला था आपका NBA cos थीटा, इसमें से B को चेंज होने की गुंजाइश हमने खत्म कर दी। B इज नॉट चेंज, राइट। चलो, अब हमने क्या किया कि एक कॉइल लिया, इस कॉइल को चाहे किसी भी तरह का ले लो, शक्ल चाहे जैसी भी हो, कोई लेना देना नहीं है। इस कॉइल को हम मूव करा रहे हैं और हम इसको इस फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हैं, कहीं इधर उधर मूव नहीं करा रहे, कहीं बाहर मूव नहीं करा रहे, इसके अंदर ही मूव करा रहे हैं। ठीक, अगर आप इस कॉइल को विद इन द फील्ड मूव कराओगे
तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। क्यों? क्या बदलेगा? न एन, न बी, न ए, कुछ तो नहीं बदला, न थीटा, कुछ भी नहीं बदला। तो काहे के लिए फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस। आप सोचो तो, इसको इसी के अंदर घुमा रहे हो तो कॉइल का एरिया चेंज होगा क्या, जिससे फ्लक्स लिंक है? नहीं। क्या नंबर ऑफ टर्न चेंज होगा क्या? कुछ भी तो नहीं चेंज होगा। तो ईएमएफ काहे पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर आपने इस कॉइल को विद इन फील्ड मूव कराया तो ये इसमें कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होगा। आइए एक काम करते हैं, इस कॉइल को ना बाहर खींचते हैं, बाहर पुल करते हैं, पुलिंग, और पुल कर रहे हैं वेलोसिटी v से। ठीक, अगर बाहर पुल करने लगोगे तो आ गया ना, क्या चेंज होने लगा बताओ जल्दी? एरिया। पहले पूरे कॉइल से लिंक्ड था फ्लक्स, अब इतने से ही लिंक्ड हो गया। ये देखो, अभी इतने एरिया से लिंक हो गया कि नहीं हो गया? धीमे धीमे जैसे जैसे बाहर खींचोगे, अभी तो इस एरिया से लिंक्ड है ना फ्लक्स, देखो, और बाहर और खींचते जाओ, जो एरिया जिससे फ्लक्स इन्वॉल्व है वो कम होता जाएगा, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा, करंट पैदा होगी, हाँ या ना? बिल्कुल पैदा होगी। आइए कितनी प्रोड्यूस होगी ये देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस कॉइल की ये वाली जो लंबाई है वो L है, और जो इस वक्त लंबाई अंदर है फील्ड के वो x है। L है और ये x है। क्लियर? आओ बढ़ाते हैं मामले को। अगर आपको ईएमएफ निकालना है, राइट, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई में dt। ठीक, ये सुनो, कॉइल में एक ही टर्न है तो हम इसको यहां पर n की वैल्यू एक ही ले लेते हैं, d बाई डी टी, और बी ए। थीटा कितना है भैया? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर या तो आप बाहर की तरफ ले लो, अरे कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो इस कॉइल के का परपेंडिकुलर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो cos 0 ही ले लो, cos 0 ही ले लो। मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस कॉइल का जो एरिया है वो इनवर्ड है। कॉइल का एरिया कैसे होता है? परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो हो गया ना, cos 0 कर लो, खत्म कहानी। एंगल नहीं चेंज हो रहा है, सीधी बात है। बाहर खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल चेंज नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, ई माइनस बी तो बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी। एरिया कितना है जो अंदर है इस वक्त? एल इंटू एक्स। और भाई और बहनों माइनस या बी, एल भी तो कांस्टेंट है, इंटू में माइनस डी एक्स बाई डी टी। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर आप इस कॉइल को मूव करा रहे हो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, सपोज कर लीजिए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जितनी स्पीड से इसको मूव करा रहे होगे, ये जो लंबाई है उतनी ही स्पीड से कम हो रही होगी। यानी दूसरे लफ्जों में कह सकते हो v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो कि इस जगह पे हम v लिख दें क्या, तो ईएमएफ कितना पैदा हो गया? बी एल वी। अगर आपने कॉइल में ट्रांसलेटरी मोशन कराया, लीनियर मोशन, उसको मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड में, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म फील्ड से बाहर खींचा या अंदर भी ले जाओगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, करंट पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगा, और वो ईएमएफ बी एल वी आएगा। अगर हम इसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं
तो जाहिर सी बात है ये ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। ठीक, यानी ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ये एक तरह का डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज की खासियत होती है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इट इज अ डीसी वोल्टेज व्हेन देयर इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, तो डीसी वोल्टेज पैदा हुआ। अच्छा, जो करंट पैदा होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देख लेते हैं। जब पुल आउट करोगे तो फ्लक्स कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि एरिया कम होगा। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि एरिया बढ़ा दो, भाई ऐसा करंट आए कि एरिया, अरे एरिया बढ़ा सकता है क्या, पागलपंती वाली बात है। तो यह बात श्योर है कि फ्लक्स कम हो रहा है, और यह भी बात श्योर है कि एरिया जो इन्वॉल्व है उसके कम होने की वजह से ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब एरिया के साथ अगर करंट पैदा हो गई तो एरिया के साथ क्या कर सकती है, कुछ नहीं। लेकिन करंट क्या कर सकती है, बी को चेंज कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एडिशनल फील्ड ला सकती है। फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स को कम होने की वजह से ही ये में पैदा हो रहा है। तो जो एडिशनल फील्ड आएगी, कॉइल की जो फील्ड आएगी, वो क्या करेगी, वो इस फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दे। इस फील्ड की वैल्यू को कैसे बढ़ाए, अगर इनवर्ड फील्ड पैदा करे, और इनवर्ड ये कब पैदा करेगा, जब क्लॉकवाइज करंट जाए। सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज करंट जाएगी, लो क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो फील्ड इनवर्ड पैदा हो जाएगी। इस फील्ड के साथ साथ वो फील्ड भी पैदा हो गई, मतलब इसकी फील्ड भी पैदा हो गई, और फील्ड पैदा होने की वजह से नेट फील्ड बढ़ गई, और बढ़ने का मतलब फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स कम हो रहा था, उसका विरोध हुआ, फ्लक्स बढ़ गया। राइट, सिंपल, क्लियर है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है। लेंज लॉ के बारे में भी यहां मैंने बता दिया, और ट्रांसलेटरी मोशन में जो ईएमएफ पैदा हुआ भाइयों बहनों, वो डीसी वोल्टेज पैदा हुआ। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है पूरा, मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया, पूरा सब लिखा हुआ है बीएलवी क्लियरली। डीसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉइल हैज ट्रांसलेटरी मोशन। अब फिर वही बात है, आप लोग चाहो तो इसे नोट में छाप लीजिए, और कोढ़ी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार बताता रहता हूं, आई लव देम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट बात आपसे मैं करने जा रहा हूं कि हमारे पास यहां पर एक कॉइल है, अगेन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है भाइयों बहनों। ये एक्सिस है, समझ रहे हैं, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। कौन सी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जाता है, सपोज कर लीजिए। इसका एरिया वेक्टर, ये किसी समय एट टी बराबर टी की कहानी है। टी बराबर 0 पे मान लीजिए 0 था, अभी टी बराबर टी की कहानी है। ये एरिया वेक्टर है, या इसे नॉर्मल भी कह सकते हो। बी और ए के बीच में इस समय एंगल है थीटा। ये ओमेगा से घूम रहा है। शुरुआत में 0 था, अभी थीटा घूम गया, तो इसका मतलब थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया। थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी शेप का आप कॉइल ले लीजिए, किसी भी शेप का आप कॉइल ले लीजिए। एक मॉड्यूल उठाइए तो मैं समझाता हूं आपको, चिंता नहीं करिए। लाइए, देखिए, जैसे बायोलॉजी का ही हर बात। तो ये एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर है। अब आप इसको घुमा रहे हो जी, ठीक है, इसको घुमा रहे हो। तो इसको जब आप घुमाते हो भाई और बहनों, तो पहले मान लीजिए कि ऐसे था ये, ठीक है, एंगल जिधर बी था उधर ही था, राइट। चाहे ऐसे घुमा दिया, चाहे कैसे भी घुमा दिया, जैसे भी आपने घुमा दिया, इसको थीटा एंगल घुमा दिया आपने, तो घुमा दिया भाई और बहनों, तो ये कहानी बन गई। इस वक्त फ्लक्स कितना लिंक्ड है इसका, एन बी ए कॉस थीटा।
ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई में डी टी। ये टोटल फ्लक्स लिंक है ना, टोटल है, नंबर ऑफ टर्न्स ले ली मैंने, तो माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह मैं कॉस ओमेगा टी कर दे रहा हूं, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए अपनी जगह रहेगा और इनटू में डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्या हम कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें, देखिएगा, माइनस एन बी ए अपनी जगह रहेगा, कॉस ओमेगा टी में ओमेगा आएगा, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया ईएमएफ की वैल्यू। साइनोसोडल फंक्शन आया है टाइम का भाई और बहनों, कैसा फंक्शन, साइनोसोडल फंक्शन। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइनोसोडल फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं भी आप। अच्छा, आप एक गौर करें तो ये ईएमएफ ऐसा है जो टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जिसे हम ई नॉट कह देंगे, से मैक्सिमम वैल्यू, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, तो साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए ई को मैक्सिमम होने के लिए, 1। यहां से देखो क्या आ जाएगा, ई नॉट बराबर में एन बी ए ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू जो पैदा हो रही है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की, वो एन बी ए ओमेगा है। तो इस फार्मूले की शक्ल क्या बन जाएगी, ई बराबर में ई जीरो साइन ओमेगा टी। भाइयों बहनों, ये एक ऐसा ईएमएफ पैदा हुआ, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ जिसका टाइम के साथ साइन फंक्शन है। अगर मैं इस ईएमएफ को ग्राफिकली शो करूं, ग्राफ से दिखाना चाहूं, तो भाइयों और बहनों इसका ग्राफ साइन कर्व बनेगा। साइन कर्व यू बनता है, साइन कर्व यू बनता है, ये ई और ये टी। ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन याद आ रहा होगा। इसका मतलब यह हो गया भाइयों और बहनों कि यह बड़ा अजीब सा ईएमएफ है। यह ईएमएफ पहले बढ़ता है, फिर घट के जीरो होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है और फिर घट के जीरो होता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से जो ईएमएफ आता है या पोटेंशियल डिफरेंस आता है या वोल्टेज आता है, इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसकी पूरी कहानी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। यानी जब कभी आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगी। ये दुनिया में जितने भी एसी जनरेटर्स हैं उनका सिद्धांत ही आप लोगों ने देखा होगा। शहरों में तो बहुत कम जरूरत पड़ती, गांव देहातों में शादियों में देखा होगा आपने, जनरेटर, जंगलेटर नहीं होता है, जंगलेटर को घूमता रहता है, तो उसमें आर्मेचर क्या होता है, कॉइल घूमता रहता है और कॉइल के घूमने से एसी पैदा होती है। यही काम पावर हाउस में किया जा रहा है, टरबाइन की मदद से कॉइल को घुमाया जा रहा है, कॉइल घूमता रहता है और इस तरह का वोल्टेज पैदा हो जाता है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। वैल्यू और डायरेक्शन अल्टरनेटली बदलता है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद बदलता है और वैल्यू लगातार बदलती रहती है। एसी कहते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक बात है। तो अगर कॉइल को रोटेट कराएंगे और मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी होती है, एनबीए ओमेगा। कई बार नीट ने डायरेक्ट सवाल पूछा है, फार्मूला छोड़ के सब दिया भाइयों बहनों, एन दिया, बी दिया, ए दिया, ओमेगा दिया, फार्मूला नहीं दिया, बाकी सब दे दिया, पूछ लिया तो बता ले जाओगे। कॉइल को रोटेट करने से अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा हुआ, मैक्सिमम क्या है क्या नहीं है वो सब मैंने बता दिया। जो लोग हैं छापू वो छाप ले, और जो लोग स्मार्ट लोग हैं वो स्मार्टनेस वाला काम करें। ठीक है, आई हैव डन दिस। मॉड्यूल में भी दिखा देते हैं, लगे हाथ तो ये भी, ये देखो घुमाया गया, घुमाने से ये पैदा हुआ, देखो एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना भाई और बहनों कि मैक्सिमम वैल्यू एनबीए ओमेगा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। Clearly, when the coil is rotated, the magnitude of induced EMF continuously varies and direction varies alternately. That is, if the coil is rotated in a magnetic field, alternating voltage is produced. This is the principle of AC generator. यही AC generator का
सिद्धांत है। तो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कितना बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं कराते तो एसी नहीं प्रोड्यूस होती, ये जो करंट, और ये करंट नहीं पैदा होती तो सोचिए क्या कोई कंट्री या ये दुनिया कभी डेवलप कर पाता? नहीं कर पाती। तो ईएमआई का बहुत बड़ा रोल है, ये आपकी जिंदगी। ईएमआई मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपसे बताया था, ईएमआई के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं, ईएमआई से ही हमारी जिंदगी चल रही है। हाँ, एक और ईएमआई है जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, जिसको हम बैंक में भी देते हैं। तो आप कह सकते हैं दोनों ईएमआई से हमारी जिंदगी चलती है ना। एक ईएमआई ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक इंस्टॉलमेंट वाला। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर 2-3 बातें बता दी। अब मैं आपको 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, हालांकि एडी करंट वाला टॉपिक इसमें पहले लिखा है, इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों इंडक्शन आपको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इन दोनों के बारे में आपसे बातचीत कर ले रहे हैं। आइए बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ जा रहा हूं ना। अब सेल्फ इंडक्शन नया टॉपिक, इन सबके क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको मैं कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1 से पूरा ऑल थ्रू। सेल्फ इंडक्शन ध्यान से समझिए, ये सब फैराडे लॉ पे आधारित बातें हैं, इसीलिए मैं इसको कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ा दे रहा हूं भाइयों बहनों। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है? नाम से जाहिर हो रहा है स्वतः प्रेरण, खुद से खुद में इंडक्शन कराना, खुद से खुद में इंडक्शन, यही कहलाता है क्या? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में आपको बताता हूं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है, बहुत क्लियर कट बात समझिएगा। मान लीजिए कि एक कॉइल है कोई, है ना, ये कॉइल है। इस कॉइल में हमने एक करंट फ्लो कराई। आप जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे भाई और बहनों, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी? बिल्कुल, चाहे जैसे भी प्रोड्यूस हो जाए, मैंने ऐसे बना दिया। करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक, यानी हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, अगर इस कॉइल से में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस कॉइल के अंदर मौजूद है, और अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस कॉइल के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक है? इस कॉइल से। किसने पैदा की? कॉइल ने, यानी उसी की फ्लक्स उसी से लिंक्ड है, उसी की फ्लक्स उसी से लिंक्ड है। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लीजिए यहां पर हमने ये जो करंट भेजी, ये वेरिएबल करंट भेज दी। ओहो, काम हो गया, अब तो जबरदस्त वाली बात हो गई। जैसे ही हम वेरिएबल करंट भेजेंगे, यहां पर जो फील्ड पैदा होगी वो भी वेरिएबल हो जाएगी। नहीं होगी भाई? इस फील्ड को जन्म देने वाला कौन? ये करंट, और ये करंट वेरिएबल तो फील्ड वेरिएबल, और फील्ड वेरिएबल तो फ्लक्स वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? इस कॉइल के द्वारा खुद से खुद में जो फ्लक्स पैदा हो रहा था वो वेरिएबल हो गया। किसका फ्लक्स है? कॉइल का। किससे लिंक्ड है? इसी कॉइल से। वेरिएशन आया क्योंकि करंट में आ गया। और अगर फ्लक्स वेरी करती है तो फैराडे जिंदा हो जाएंगे, मतलब फैराडे का लॉ जिंदा हो जाएगा। फैराडे का लॉ चीख चीख के कहेगा भाई और बहनों कि यहां पर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस कॉइल के अंदर एक करंट और पैदा होगी, एक और करंट पैदा होगी, एक और करंट जन्म ले लेगी भाई और बहनों। अच्छा, करंट जन्म ले लेगी? हाँ बिल्कुल ले लेगी जी।
एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा इंडक्शन की वजह से, ईएमआई की वजह से, क्योंकि यहां पर फ्लक्स बदला, इसकी वजह से यहां करंट पैदा होगी, एक ईएमएफ पैदा होगा। अगर आपने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस E लगा रखा था तो इस E के अलावा एक और E पैदा हो जाएगा जो इस फ्लक्स में वेरिएशन की वजह से पैदा होगा, और वो E, वो करंट इस अप्लाइड वोल्टेज और इस अप्लाइड करंट का विरोध करने वाली है। वो करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ, वो करंट जो इंड्यूस होगी वो इन दोनों का विरोध करने वाली। विरोध कैसे करेगी? अगर ये बढ़ रहा होगा करंट तो घटाएगी, घट रही होगी तो बढ़ाएगी। जो ईएमएफ विरोध में पैदा हो जाती है उसे बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बैक ईएमएफ। जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो बैक ईएमएफ। और इस घटना को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। क्यों सेल्फ इंडक्शन? खुद की करंट, खुद में ही फ्लक्स पैदा किया, खुद में ही लिंकिंग हुई, खुद में ही वेरिएशन हुआ और खुद ही में इंडक्शन हुआ। तो खुद की वजह से खुद में इंडक्शन होना ही क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। भाई और बहनों, जो ये फ्लक्स है ये इसका रिलेशन किससे है? करंट से है। तो यहां पर जो कॉइल से लिंक्ड टोटल फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल। यहां पर जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट आएगा। तो फाई टोटल बराबर आता है एल आई, जहां पर एल एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसका मैं जिक्र करूंगा, आपको अभी करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा। सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखेंगे, घबराइए नहीं। लेकिन इस कांस्टेंट को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, राइट। अच्छा, एक बात और है, जब यहां पर टोटल फ्लक्स एलआई पैदा हो रहा है तो क्या हम बैक ईएमएफ निकाल सकते हैं? भैया बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है, बैक ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? फैराडे के नियम से निकालोगे। वो बराबर होता है माइनस डी फाई बाई में डी टी, ठीक। और यहां से माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह मैं क्या लिख दूं? एल आई लिख देता हूं। एल एक कांस्टेंट है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। अगर आप एवरेज की बात करते हैं, औसत बैक ईएमएफ की, तो ई बैक जो एवरेज आने वाला है भाई और बहनों, वो आएगा माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक बात है। दिस इज द बैक ईएमएफ। क्लियर? तो हमने यहां पर बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल दी। एक बात हमको समझ में आई कि जब भी हम इस कॉइल के अंदर करंट को फ्लो कराएंगे और करंट वेरिएबल कर देंगे तो इस करंट का विरोध होना शुरू हो जाएगा। एक बैक ईएमएफ की मदद से, एक इंड्यूस्ड करंट की मदद से इस अप्लाइड वोल्टेज का विरोध होना शुरू होगा। अब मेरी बात को बहुत तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि इस बात की एक कड़ी मैं आज बता रहा हूं और दूसरी कड़ी एसी में बताऊंगा, अल्टरनेटिंग करंट में। बात की कड़ी क्या है समझिए। जब हम इस तरह से किसी कॉइल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो कॉइल है एक कंडक्टर का बना है। किसका बना हुआ है? कंडक्टर का, जिसका रेजिस्टेंस 0 है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। दूसरे लफ्जों में आपको जब मैं कॉइल बोलूं तो आप मानिएगा कि वो प्योर सुपर कंडक्टर का बना है, जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। मानना है, ठीक है, जब तक क्वेश्चन वाला खुद से ना बोले। अगर कॉइल है तो कॉइल इज मेड अप ऑफ सम ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं।
लेकिन 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 क्या हो रहा है सोचिए, ये कॉइल में जब करंट डालते हो, वेरिएबल डालते हो, तो ये कॉइल इस करंट का विरोध करता है। अरे भाई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी अप्लाइड करंट, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध हो रहा है। अप्लाइड करंट, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध हो रहा है भाई और बहनों। अगर अप्लाइड करंट और अप्लाइड वोल्टेज का विरोध हो रहा है, अप्लाइड करंट अप्लाइड वोल्टेज का विरोध हो रहा है, अप्लाइड करंट अप्लाइड वोल्टेज का विरोध हो रहा है, विरोध करने का गुण है कि नहीं इस कॉइल में? अब विरोध करने का गुण क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये हम लोग कहां पढ़े थे? किसी कंडक्टर में। पर यहां पर विरोध करने का गुण वो नहीं है जो कंडक्टर में था। अगर आपको कंडक्टर वाली बात याद हो तो कोई भी कंडक्टर के अंदर पेरेंट एटम पाए जाते थे और वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करते थे। उस रुकावट की वजह से ही रेजिस्टेंस आता था। मैंने कहा यहां रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन करंट के रास्ते में रुकावट है। रुकावट क्यों है? बैक ईएमएफ की वजह से है। तो इस कॉइल के द्वारा पैदा किए जाने वाले उस रुकावट का नाम होता है, उस रुकावट का नाम होता है रिएक्टेंस। क्या नाम है? रिएक्टेंस। एंड इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो नहीं है पर करंट का विरोध है। शर्त है करंट वेरिएबल होनी चाहिए। तो क्या डीसी के अंदर यह विरोध मिलेगा? नहीं। अगर यहां डीसी लगाओगे तो यह विरोध नहीं मिलेगा। रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ मिलने वाला है, क्योंकि विरोध तभी मिलेगा जब बैक ईएमएफ आएगा, और बैक ईएमएफ तभी आएगा जब सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन तभी आएगा जब करंट वेरिएबल होगी। अगर आप डीसी फ्लो कराओगे तो रिएक्टेंस नहीं मिलेगा। डीसी के साथ ये कॉइल रिएक्टेंस सेल्फ इंडक्शन की घटना नहीं करता, सेल्फ इंडक्शन की घटना नहीं करता। हां, एक बात है लेकिन डीसी के साथ, जैसे आप सर्किट लगाए हो, अखट से स्विच ऑन करिए, सेल लगाए हो, एसी वाला नहीं, डीसी के लिए सेल लगाए हो, स्विच ऑन करोगे तो खट से डीसी 0 से मैक्सिमम नहीं जाती, थोड़ा समय लेती है। तो स्विच ऑन करने के फौरन बाद डीसी भी वेरिएबल होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने तक। तो स्विच ऑन करने के फौरन बाद और स्विच ऑफ करने के फौरन बाद करंट वेरिएबल होती है डीसी वाली, तब यह घटना घटेगी। डीसी के साथ यह घटना कब घटेगी? जब स्विच जस्ट ऑन हुआ हो, जस्ट ऑफ हुआ हो। एसी के साथ तो हमेशा घटेगी। तो रिएक्टेंस किसके रास्ते में ऑफर होगा? डीसी के कि एसी के? जवाब है एसी के। इस रिएक्टेंस को एक्सएल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी सारी चर्चाएं हम लोग एसी में करेंगे, यहां पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि बावजूद इसके कि इस कॉइल के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सपोज ये सुपर कंडक्टर जैसे किसी मटेरियल का बना हुआ है, इसके बावजूद इसमें वेरिएबल करंट डालने से ये विरोध करता है, और विरोध करने वाला ये ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाता है, और इस विरोध करने को ही हम रिएक्टेंस कहते हैं। और मजे की बात यह है, इस रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। यानी इसके पास आर तो नहीं है पर एक्सेल है। क्या सब लोग समझ चुके हैं इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ चुके हैं या नहीं? खैर समझ ही चुके होंगे, है ना? आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ है जो यहां पैदा हुआ। आपके मॉड्यूल के अंदर भी इसका पूरा जिक्र किया हुआ है। फाई बराबर एल आई और ई बैक एवरेज बैक ईएमएफ है। 2, 3, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो देख लो। कॉइल एंड सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंडक्टर। किसी कॉइल या किसी सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन की घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? तो जिसमें सेल्फ इंडक्शन की घटना घट जाए उसे हम इंडक्टर कहते हैं, यानी कॉइल इज इंडक्टर। हम लोग बिजली विभाग के 2 प्राणियों को पढ़ चुके हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर। आज तीसरे प्राणी से हमारी मुलाकात हुई है और इस तीसरे प्राणी का नाम है इंडक्टर। स्टेडी स्टेट में डीसी सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की घटना नहीं होगी क्योंकि करंट कांस्टेंट है, लेकिन स्विच ऑन या ऑफ के जस्ट आफ्टर सेल्फ इंडक्शन होगा, क्योंकि करंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 जाने में कुछ समय लगेगा। समझ में आ गया? ये मैंने बता दिया।
रेजिस्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टर इज 0, बट इंडक्टर में वेरिएबल करंट फ्लो कराने पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से अप्लाइड करंट या वोल्टेज का अपोज होता है, जो कि रेजिस्टेंस एनालॉगस है। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। मैंने अभी आपको बता दिया। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेल्फ इंडक्शन की तो बात कर ली हमने, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करने जा रहे हैं किसी सॉलिनॉइड के लिए। फॉर अ सॉलिनॉइड, एक सॉलिनॉइड के लिए हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है। ये जो सॉलिनॉइड है, इसी से मैं बता दे रहा हूं, इसमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही हो, याद है मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 स्मॉल एन आई, याद आ रहा होगा आपको। ये मैंने कैलकुलेट करा है एम्पियर सर्किटल लॉ में, और स्मॉल एन की जगह एन बाई एल लिख सकते हैं। अरे स्मॉल एन होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न और टोटल लंबाई से भाग दे दीजिए, तो एन बाई एल। क्लियर, कोई समस्या की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को भाइयों और बहनों। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो टोटल फ्लक्स आएगा लिंक्ड फाई टोटल, वो कितना आ जाएगा, एन बी ए। मैक्सिमम फ्लक्स ले रहे हैं तो cos 0 कर दे रहे हैं ना, एन बी ए। मैक्सिमम फ्लक्स में cos 0 कर दिया हमने। एन अपनी जगह है, बी क्या है, म्यू 0 एन आई, एन आई बाई में एल, इनटू में एरिया। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई टोटल म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई में एल इंटू में आई। अगर हम अपने पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो हमारे हिसाब से फ्लक्स ये आना चाहिए। अच्छा, हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि फाई टोटल एल आई के बराबर भी होता है, और फाई टोटल यहां भी आया, तो आई को अगर हम छोड़ दें तो बचा हुआ मसाला कौन है, एल है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर क्या आ गया, म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई में एल। सिंपल, यह है सेल्फ इंडक्टेंस किसी सॉलिनॉइड का, और इसकी यूनिट भाई और बहनों होती है हेनरी। क्या यूनिट होती है, हेनरी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा गौर करिए, क्या सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में बहने वाली करंट पे निर्भर कर रहा है, ना, बिल्कुल नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है साइज पे, एरिया पे, लंबाई पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, साथ में मीडियम पे। मीडियम का मतलब जो उस कॉइल के अंदर, जो ये जो सॉलिनॉइड है इसके अंदर का मीडियम क्या है। अगर इस मीडियम में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए तो हम उसका म्यू लेंगे। भाई रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू बाई में म्यू नॉट। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अगर कोई और सब्सटेंस ले लिया तो नया सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर इंटू में म्यू नॉट, म्यू आर इंटू में म्यू। अरे भाई यहां पर हवा का जैसे आपने लिया परमेबिलिटी, हवा की जगह मीडियम का ले लो, अगर मीडियम मौजूद है तो ये लो, और इस मीडियम को क्या लिखोगे, म्यू नॉट, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में एल। अच्छा ये क्या है, पुराना वाला एल है कि नहीं है, पुराना वाला एल, तो ये हो जाएगा म्यू आर इंटू में एल। तो नया वाला जो एल है, अगर आपने कोई मीडियम डाल दिया तो म्यू आर इंटू एल हो जाएगा। चूंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमेबिलिटी एक से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है। सेल्फ इंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है जी, साइज पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और मीडियम विद इन द कॉइल पे। यदि आप मीडियम की परमेबिलिटी बढ़ा दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा।
समझ में आया सेल्फ इंडक्टेंस? आइए इसको मॉड्यूल में भी देख लेते हैं, थोड़ी तसल्ली मिलेगी आपको। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ये देखिए, म्यू 0 इन स्क्वायर ए बाई में स्मॉल एल हेनरी। क्लियरली सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन टर्न साइज मीडियम विद इन द सोलेनॉइड। व्हेन एन आयरन कोर इज इंसर्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं, इंसर्टेड, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस म्यू आर टाइम्स। ये देखिए सब लिखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको आगे की बात करूंगा। सोचिए, जब सेल्फ इंडक्शन की घटना घटती है भाई और बहनों, तो क्या होता है? आपने सोर्स लगाया, यहां करंट वेरिएबल है, यहां बैक ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगा कि नहीं शुरू हो जाएगा? बैक ईएमएफ होगा, वो इस सोर्स का विरोध करेगा, लेकिन सोर्स है कि नहीं हम तुमको करंट देंगे। तो होता क्या है, सोर्स हैज टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ। ये जो बैक ईएमएफ पैदा होता है, इसके विरोध में सोर्स को वर्क करना पड़ता है, क्योंकि सोर्स की जो अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड करंट होती है, उसका विरोध होता है। तो सोर्स को अगर वर्क करना पड़ेगा, तो सोर्स का ये वर्क डन गया कहां भाई और बहनों? वो वर्क डन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही हम निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। क्लियर है? यहां पर लिखा है कि द सोर्स हैज टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए मैं आपको यहीं पर इसको सॉल्व करा दे रहा हूं, और कहीं भटकाने की जरूरत नहीं है। देखो, जो पावर है वो कितना कंज्यूम हो रहा है? पावर बराबर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है करंट में, पावर बराबर V इंटू आई होता है, जो खर्चा होता है पावर का। तो बैक ईएमएफ के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमने बैक ईएमएफ इंटू में आई कर दिया। पावर क्या होता है? dW/dt होता है, और ई बैक की वैल्यू LdI/dt होता है। वैल्यू लेंगे हम यहां पर LdI/dt। माइनस का मतलब था विरोध करना, तो माइनस नहीं लिया हमने, LdI/dt। अब क्या करेंगे? dt से dt देखो कट गया, इधर dW बचा, इधर LIDI बचा। dW को इंटीग्रेट किया, LIDI को इंटीग्रेट किया, तो dW को इंटीग्रेट करोगे तो W आ जाएगा, L अपनी जगह रहेगा, I का इंटीग्रेशन I²/2। तो वर्क डन कितना आ गया? हाफ LI², और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आया, तो आ गया ये हाफ LI²। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इस कॉइल के अंदर, वो है हाफ LI²। पर आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, यार ये बात समझ में नहीं आ रही कुछ। चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि सोर्स ने बैक ईएमएफ के खिलाफ वर्क किया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन बदला, क्या ऐसा हुआ, कहां गई है ये पोटेंशियल एनर्जी, दिख नहीं रही है। आइए उसको दिखाते हैं। उसको दिखाने के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? जो एनर्जी स्टोर हुई बाई में वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम, जो एनर्जी स्टोर हुई बाई में वॉल्यूम। मैं यहां फुल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, यहां पर चूंकि शॉर्ट में लिखा है, तो भैया एनर्जी डेंसिटी क्या हुई? जो एनर्जी स्टोर हुआ बाई में वॉल्यूम। एनर्जी कितना स्टोर हुई? हाफ LI², हाँ या ना? बाई में डेंसिटी कितनी है जी? वॉल्यूम कितना है? A इंटू में L। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाफ तो हाफ रहेगा, L की वैल्यू क्या है? μ0 N² A बाई में L इंटू में I²। ठीक, और नीचे फिर से A इंटू में L आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, A से तो A चला गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे ना μ0 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी जेब से कर ले रहे हैं, बस मेरी मर्जी, मेरा मन है। आइए मन को हम बढ़ाते हैं आगे। यहां हाफ आया, नीचे μ0 ले लिया, ये μ0, तो अब ऊपर क्या हो गया? μ0 इंटू μ0 कितना हो गया? μ0²
एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर। अच्छा, आपको याद है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी अभी वो कितनी थी? म्यू जीरो स्मॉल एन आई थी या म्यू जीरो एन आई बाई में एल हुआ कर रही थी? याद करो। क्या ये वाला जो मसाला है ये उसी का स्क्वायर नहीं है? यानी कि यहां से यूबी के बराबर, यूबी किसके बराबर आ गया? बी स्क्वायर बाई में 2 म्यू नॉट के। ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर अरे भैया, इसमें एनर्जी स्टोर हुई, इसके पास एनर्जी मौजूद है, इसके यूनिट वॉल्यूम में जो ऊर्जा थी हमने उसको कैलकुलेट किया। तो जब हमने यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा को कैलकुलेट किया तो हमने यहां देखा इसके एक्सप्रेशन में बी आ रहा है, बी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। बहुत बड़ी बात आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो ऊर्जा होती है, जो कॉइल के पास एनर्जी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है भाई और बहनों। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। हम लोग पहले ही कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी थी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊर्जा का रूप थी और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊर्जा का रूप है, और वो एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाई में 2 म्यू नॉट है। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ये डिटेलिंग आपके मॉड्यूल में भी नहीं की है, इसको नोट कर लीजिए, या तो पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी चाहे वैसे कर लीजिए। तो भाई और बहनों, आज हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, खुद से खुद में इंडक्शन पढ़ा, खुद में खुद से बातें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने लेंज लॉ भी पढ़ लिया। देखिए, इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि म्यूचुअल इंडक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज इस लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं। लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा लंबा सा हो गया होगा, तो आज मैं लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूं। ईडी करंट, म्यूचुअल इंडक्शन और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो अगले आपको लेक्चर में मिलने वाला है। तो अगले लेक्चर तक वेट करिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में बरकरार रखिए। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे। थैंक यू वेरी मच।